नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपर टूल माइक्रोसॉफ्ट के डॉटनेट प्लेटफॉर्म पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। ये समझना कि ये क्या है, कैसे बना और इसके मेन हिस्से क्या हैं। सही। सोचिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे मतलब लगभग हर तरह का सॉफ्टवेयर बन जाए, छोटी कंसोल ऐप से लेकर कॉम्प्लेक्स क्लाउड सिस्टम तक। और सबसे बड़ी बात ये अब मुफ्त है, ओपन सोर्स है और क्रॉस प्लेटफॉर्म भी। मतलब विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स कहीं भी चलाएं। अच्छा, वेब, मोबाइल, डेस्कटॉप, गेम्स, आईओटी, सब कुछ। हाँ, सब कुछ। उत्पादकता और परफॉर्मेंस पर इसका काफी फोकस है। और ये लगातार अपडेट भी होता रहता है ना? अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है? हाँ, अगस्त 2025 तक देखें तो .9.08 स्टेबल है। .9 अभी लॉन्ग टर्म सपोर्ट में है, नवंबर 2026 तक, और .10 का प्रीव्यू भी आ चुका है। वाओ! लेकिन ये हमेशा से ऐसा ओपन और क्रॉस प्लेटफॉर्म तो नहीं था शायद। शुरुआती दिनों की बात करें तो नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी कहानी 90s के आखिर में शुरू हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट तब जावा का एक तरह से जवाब ढूंढ रहा था। ओके। तो 2002 में आया डॉटनेट फ्रेमवर्क 1.0। वो सिर्फ विंडोज के लिए था। उसमें CLR मतलब कॉमन लैंग्वेज रन टाइम और BCL बेस क्लास लाइब्रेरी, ये कोर कंपोनेंट्स थे। तो ये विंडोज से निकलकर सब जगह कैसे पहुंच गया? वो बड़ा चेंज कब आया? वो बड़ा मोड़ आया 2014 में, जब माइक्रोसॉफ्ट ने डॉटनेट कोर की घोषणा की। उसे ओपन सोर्स और क्रॉस प्लेटफॉर्म बनाया गया। अच्छा, 2014 में। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम था। मतलब पूरी डेवलपर स्ट्रैटेजी बदली माइक्रोसॉफ्ट की। लिनक्स, मैकओएस का सपोर्ट आया। 2016 में डॉटनेट कोर 1.0 रिलीज हुआ। और फिर ये वन डॉट नेट वाली बात सुनने में आई, उसका क्या मतलब था? फ्रेमवर्क और कोर अलग अलग थे पहले? हाँ, पहले थे डॉटनेट 5 जो नवंबर 2020 में आया। उसने डॉटनेट कोर की मॉडर्न अप्रोच और फ्रेमवर्क की कुछ क्षमताओं को, जैसे डेस्कटॉप वाली, एक साथ लाने की कोशिश की। समझ गया, कंफ्यूजन कम करने के लिए। बिल्कुल, एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म देने का मकसद था। और तब से हर साल नया वर्जन आ रहा है, 6, 7, 8, अब 9। हर बार बेहतर परफॉर्मेंस और नई चीजों के साथ। ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, मतलब ये चलता कैसे है? रन टाइम की बात करें पहले, CLR या कोर CLR? हाँ, रन टाइम ही असली इंजन है। ये कोड को चलाता है, मेमोरी मैनेजमेंट देखता है। इसमें एक गार्बेज कलेक्टर GC होता है। GC, हाँ। वो अपने आप मेमोरी साफ करता रहता है। मतलब जो ऑब्जेक्ट्स यूज में नहीं है उन्हें हटा देता है। नए डेवलपर्स के लिए ये बहुत बहुत हेल्पफुल है। हाँ, मेमोरी लीक वगैरह की चिंता कम हो जाती होगी। बिल्कुल। और ये कोड को JIT यानी जस्ट इन टाइम कंपाइल करके मशीन कोड में बदलता है। और परफॉर्मेंस के लिए कुछ खास, जैसे AOT वगैरह? हाँ, अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन भी है। इससे ऐप स्टार्टअप तेज होता है, खासकर सर्वरलेस या मोबाइल जैसी जगहों पर। ओके, रन टाइम समझ आया। अब लाइब्रेरीज, BCL क्या है? BCL यानी बेस क्लास लाइब्रेरी आपको रोज के काम की चीजें देती है, जैसे टेक्स्ट या स्ट्रिंग्स संभालना, लिस्ट या कलेक्शंस बनाना, फाइल्स पढ़ना लिखना, नेटवर्किंग, ये सब। मतलब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। हाँ, बिल्कुल। और अगर कुछ खास चाहिए जो BCL में नहीं है, तो उसके लिए नुगिट है। वो समझिए कि एक बहुत बड़ा ऑनलाइन बाजार है रेडीमेड कोड पैकेजेस का। हाँ, न्यूगेट तो बहुत काम आता है। अच्छा, भाषाएं कौन कौन सी हैं? C# ही मेन है? C# सबसे ज्यादा यूज होती है। हाँ, इसका सिंटेक्स शुरू में आसान लगता है, पर इसमें लिंक और एसिंक अवेट जैसी बहुत पावरफुल चीजें भी हैं। लिंक डेटा क्वेरी के लिए और एसिंक अवेट वो नॉन ब्लॉकिंग कोड के लिए, है ना? सही पकड़ा। और फंक्शनल प्रोग्रामिंग पसंद करने वालों के लिए F# भी है। और VB.NET भी अभी सपोर्टेड है। ये सब भाषाएं एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज IL में कंपाइल होती हैं, जिसे रन टाइम समझता है। तो आज की तारीख में नया प्रोजेक्ट हो तो कौन सा .NET चुने? फ्रेमवर्क तो पुराना हो गया। हाँ, फ्रेमवर्क अब लेगेसी है, सिर्फ पुराने विंडोज ऐप्स मेंटेन करने के लिए। नए प्रोजेक्ट्स के लिए .NET 5 या उससे ऊपर का कोई भी वर्जन, मतलब 6, 7, 8 या 9। ओके, यानी मॉडर्न .NET ही यूज करना है। हाँ, वही क्रॉस प्लेटफॉर्म है, तेज है और उसमें सारी नई क्षमताएं हैं। तो क्या क्या बना सकते हैं इसे? किस तरह के ऐप्स? देखिए, कंसोल ऐप से शुरू कर सकते हैं, सीखने के लिए अच्छा है। वेब के लिए ASP.NET कोर बहुत मजबूत है। वेबसाइट्स, रेजर पेजेस, MVC, APIs, मिनिमल APIs,
इंटरैक्टिव यूआई, ब्लेजर सब बन जाता है। और डेस्कटॉप या मोबाइल? डेस्कटॉप के लिए विंडोज पर पुराने WinForms WPF चलते हैं, पर अब .NET MAUI आ गया है। माउई वो क्या है? .NET मल्टी प्लेटफॉर्म ऐप UI। इससे आप एक ही C# कोड बेस से एंड्रॉयड, iOS, macOS और विंडोज के लिए नेटिव ऐप्स बना सकते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल है। एक कोड सब जगह। हाँ, काफी प्रोडक्टिव है। और आजकल APIs और माइक्रोसर्विसेज का बहुत चलन है, उसके लिए क्या है? ASP.NET Core Web API यूज करके आप RESTful APIs बना सकते हैं। माइक्रो सर्विसेज बनाने के लिए ये परफेक्ट है, अक्सर डॉकर वगैरह के साथ यूज होता है। और डेटाबेस कनेक्टिविटी? उसके लिए एंटिटी फ्रेमवर्क कोर यानी EF कोर बहुत पॉपुलर है। लिंक यूज करके आप कोड से ही डेटाबेस ऑपरेशंस कर सकते हैं काफी आसानी से। डेवलपमेंट के लिए टूल्स क्या क्या है? सिर्फ विजुअल स्टूडियो? विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी एडिशन तो है ही, विंडोज पर फ्री और बहुत पावरफुल, लेकिन VS कोड भी बहुत चलता है। वो हल्का है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है। हाँ, VS कोड तो काफी पॉपुलर है। और कमांड लाइन टूल .NET CLI वो भी है। .NET New, .NET Build, .NET Run ये कमांड्स ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। कुछ एडवांस टॉपिक्स भी थे, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी। हाँ, संक्षेप में कहें तो परफॉर्मेंस के लिए स्पैंटी जैसी चीजें मेमोरी ऑप्टिमाइज करती हैं। सिक्योरिटी के लिए HTTPS, OAuth जैसे स्टैंडर्ड्स इंटीग्रेट करना आसान है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन, एसिंक अवेट जैसी प्रैक्टिसेस बड़े ऐप्स के लिए बहुत जरूरी हैं और .NET में इनका सपोर्ट फर्स्ट क्लास है। तो कुल मिलाकर देखें तो .NET एक बहुत ही मैच्योर और लगातार बढ़ने वाला प्लेटफॉर्म है। काफी फ्लेक्सिबल लगता है। सही कहा। क्रॉस प्लेटफॉर्म होना, परफॉर्मेंस पर ध्यान और एक वाइब्रेंट कम्युनिटी, ये सब इसे आज के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही आकर्षक ऑप्शन बनाते हैं। और आगे क्या? .NET 10 की बात हो रही थी, उसमें AI इंटीग्रेशन, एज कंप्यूटिंग, भविष्य कैसा दिखता है इसका? हाँ, ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि ये नई क्षमताएं जैसे AI या एज कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को कैसे बदलेंगी। .NET इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो ये देखना होगा कि भविष्य में ये टेक्नोलॉजी हमें कहाँ ले जाती है। यकीनन इस पर नजर बनाए रखने की जरूरत है।